हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है भारत में वामपंथी उग्रवाद। चलिए नजर डालते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक घोषणा में गृह मंत्रालय ने खुलासा किया कि वर्ष 2022 से भारत वामपंथी उग्रवादियों से संबंधित घटनाओं का अलग डेटा बना रहा है। वामपंथी उग्रवाद कई दशकों से भारत में एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ है, विशेषकर नागरिक अशांति और सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित क्षेत्रों में। जान लेते हैं कि वामपंथी उग्रवाद क्या है। वामपंथी उग्रवादी संगठन वे समूह हैं जो हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। ये समूह देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाओं को रोकते हैं और लोगों को वर्तमान घटनाओं से अनभिज्ञ रखकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में हुए विद्रोह से हुई थी। अब जान लेते हैं भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में 76% की कमी आई है। इसके अतिरिक्त हिंसा के भौगोलिक प्रसार में भी कमी आई है, क्योंकि वर्ष 2010 में 96 जिलों की तुलना में वर्ष 2021 में केवल 46 जिलों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना मिली है। नजर डाल लेते हैं वामपंथी उग्रवाद के लिए जिम्मेदार कारकों पर। वर्ष 2006 की डी बंदोपाध्याय समिति नक्सलवाद के प्रसार के प्राथमिक कारणों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदिवासियों के विरुद्ध शासन संबंधी अंतराल एवं व्यापक भेदभाव की पहचान की है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक असमानताएं। भारत में अत्यधिक सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी में रहता है तथा बेरोजगारी एवं बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने की कमी जैसे मुद्दों का सामना करता है। वामपंथी चरमपंथी समूहों ने ऐतिहासिक रूप से इन शिकायतों का लाभ उठाया है और उनका उपयोग हाशिए पर रहने वाले समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए किया है। भूमि अलगाव और विस्थापन। भूमि अधिकार और भूमि हस्तांतरण का मुद्दा भारत में कई ग्रामीण समुदायों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। विकास परियोजनाओं और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण कभी कभी पर्याप्त मुआवजे या पुनर्वास के बिना स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। आदिवासी अधिकार। भारत में बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं, जो अपनी विशिष्ट संस्कृतियों और परंपराओं के साथ स्वदेशी समुदाय हैं। वामपंथी उग्रवादी समूह अक्सर आदिवासी अधिकारों की वकालत करते हैं और उनके संसाधनों के कथित शोषण एवं उनकी पैतृक भूमि से विस्थापन का विरोध करते हैं। अब नजर डाल लेते हैं वामपंथी उग्रवाद को रोकने के संबंध में सरकारी पहलों पर। पहला है वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015। इस योजना में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें शासन, सुरक्षा और विकास विभिन्न पहलू शामिल थे। इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से निपटने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। यह स्थानीय समुदायों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है, ताकि चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले समर्थनों को कम किया जा सके। यह उग्रवाद के मूल कारणों को दूर करने और स्थानीय समुदायों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। वर्ष 2015 में अधिनियमित किशोर न्याय अधिनियम वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बच्चों, विशेष रूप से संकटग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनमें शामिल हैं कानून के साथ संघर्ष में बच्चे यानी कि CCL। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित अवैध गतिविधियों में शामिल बच्चों को इस अधिनियम के माध्यम से देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CNCP। जो बच्चे सशस्त्र संघर्षों, नागरिक अशांति या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित या प्रभावित हैं, उन्हें इस अधिनियम के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में पहचाना जाता है। तीसरा है आपराधिक अभियोजन। अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि किसी भी गैर राज्य, स्वयंभू आतंकवादी समूह या संगठन द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की भर्ती या उपयोग करने पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। चौथा है समाधान। यह वामपंथी उग्रवाद की समस्या का वन स्टॉप समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर बनाई गई अल्पकालिक नीतियों से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की संपूर्ण रणनीति शामिल है। समाधान का अर्थ है S यानी कि स्मार्ट लीडरशिप, A यानी कि आक्रामक रणनीति, M यानी कि प्रेरणा और प्रशिक्षण, A यानी कि कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता, D यानी कि डैशबोर्ड आधारित KPI यानी कि मुख्य प्रदर्शन संकेतक और KRA यानी मुख्य परिणाम क्षेत्र, H यानी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग, A यानी कि प्रत्येक थिएटर के लिए कार्य योजना और N यानी कि वित्त पोषण तक पहुँच नहीं।
अब नजर डाल लेते हैं भविष्य के लिए उपायों पर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के घने जंगलों में सशस्त्र समूहों का पता लगाने के लिए सरकार को नवीन उपकरणों की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस को क्षेत्र की भाषा का ज्ञान और स्थलाकृतिक संरचना की जानकारी होती है, अतः वे सशस्त्र बलों की अपेक्षा बेहतर ढंग से नक्सलवाद से लड़ सकते हैं। सरकार को दो प्रमुख बातें सुनिश्चित करने की जरूरत है: शांति प्रिय लोगों की सुरक्षा और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास। राज्य सरकारों को यह समझने की जरूरत है कि नक्सलवाद उनकी भी समस्या है और केवल वे ही इससे प्रभावी ढंग से निपट सकती हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें केंद्र सरकार से मदद मिल सकती है। अब नजर डाल लेते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों के प्रश्नों पर। पहला है, पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन यानी कि अलग करना है। मलकानगिरी और नक्सलवाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीति पर चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो वामपंथी उग्रवाद के विकास पर 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के गैर कार्यान्वयन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न वर्ष 2018 में पूछा गया था। भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? यह प्रश्न वर्ष 2020 में पूछा गया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।